अध्याय 3 आमंत्रण। हैरी ने किचन में पहुंचकर देखा कि डर्सली परिवार के तीनों सदस्य टेबल के आसपास बैठे हुए थे। वह भी उनके पास बैठ गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा। वर्नन अंकल का बड़ा लाल चेहरा सुबह के डेली मेल अखबार के पीछे छिपा था और पेटूनी आंटी ग्रेप फ्रूट के टुकड़े कर रही थी। पेटूनी आंटी के होठ उनके घोड़े जैसे दांतों पर भिजे हुए थे। डडली बहुत गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सामान्य से ज़्यादा जगह घेर रहा था। यह बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि वह हमेशा चौकोर टेबल का एक पूरा हिस्सा घेर लेता था। पेटूनी आंटी ने ग्रेप फ्रूट का चौथाई टुकड़ा डडली के प्लेट में रखते हुए कहा, लो डडी बेटा। यह सुनकर डडली ने उन्हें गुस्से से घूरा। जब से वह गर्मियों में अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर लौटा था, तभी से उसकी ज़िंदगी बड़ी दुख भरी हो गई थी। वर्नन अंकल और पेटूनी आंटी ने डडली के खराब नंबरों के लिए हमेशा की तरह बहाने खोज लिए थे। पेटूनी आंटी हमेशा जोर देकर कहती थी कि डडली बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके टीचर्स उसकी प्रतिभा को नहीं पहचान पाए हैं, जबकि वर्नन अंकल यह कहते थे कि वे अपने बेटे को गऊ जितना सीधा साधा नहीं बनाना चाहते। रिपोर्ट में भी यह लिखा था कि डडली दूसरे बच्चों को परेशान करता और सताता था, लेकिन उसके मम्मी डैडी ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। पेटूनी आंटी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, वह थोड़ा शरारती तो है, लेकिन मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल रिपोर्ट के अंत में स्कूल की नर्स ने चुनिंदा शब्दों में एक टिप्पणी लिखी थी। इसके बाद में वर्नन अंकल और पेटूनी आंटी भी बहाने नहीं बना सकते थे। चाहे पेटूनी आंटी कितना ही कहे कि डडली की हड्डियां बड़ी थी और उसका मोटापा दरअसल सेहत की निशानी है तथा बड़े होते बच्चों को ढेर सारे खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि स्कूल में अब उसके नाप की यूनिफॉर्म नहीं थी। स्कूल की नर्स ने वह देख लिया था जो पेटूनी आंटी की आंखें देखने से इनकार कर रही थी। हालांकि उनकी आंखें इतनी तेज थी कि अपनी चमकती दीवारों पर उंगलियों के निशान तत्काल देख लेती थी और उनके पड़ोसियों की यहाँ आने जाने वालों पर पूरी नज़र रखती थी। स्कूल नर्स ने साफ शब्दों में लिखा था कि डडली को अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका डील डोल और वज़न तो अब किसी छोटे वेल के बराबर हो चुका है। इस पर काफ़ी कोहराम मचा और बहस हुई, जिससे हैरी के बेडरूम का फर्श हिल गया। पेटूनी आंटी के काफ़ी आंसू बहाने के बाद आखिरकार डडली की डाइटिंग योजना शुरू हो गई। स्मेल्टिंग्स की स्कूल नर्स ने जो डाइटिंग चार्ट भेजा था, उसे फ्रिज पर टेप से चिपका दिया गया। यही नहीं, फ्रिज में से डडली की सभी प्रिय चीज़ें हटा दी गई, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, चॉकलेट, बर्गर। इसके बजाय उसमें फल, सब्जियां और ऐसी चीज़ें भर दी गई जिन्हें वर्नन अंकल खरगोशों का भोजन कहते थे। डडली को खुश करने के लिए पेटूनी आंटी ने जोर देकर कहा कि पूरे परिवार को उसी डाइटिंग चार्ट के हिसाब से खाना मिलेगा। उन्होंने हैरी की तरफ ग्रेप फ्रूट का चौथाई हिस्सा बढ़ा दिया। हैरी ने देखा कि उसका टुकड़ा डडली के टुकड़े से काफ़ी छोटा था। पेटूनी आंटी की राय में डडली का मनोबल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उसे हैरी से ज़्यादा खाने को मिले, लेकिन पेटूनी आंटी यह नहीं जानती थी कि हैरी के फर्श के ढीले बोर्ड के नीचे क्या छिपा हुआ था। उन्हें ज़रा भी नहीं पता था कि हैरी डाइटिंग चार्ट का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। जिस पल हैरी को यह पता चला कि उसे गर्मियों में गाजर मूली खाकर जिंदा रहना पड़ेगा, उसने फ़ौरन हेडविग को अपने दोस्तों के पास भेजकर मदद मांगी और उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। हरमाइनी के घर से हेडविग एक बड़ा बॉक्स लेकर आई, जिसमें बिना शक्कर के खाद्य पदार्थ थे। हरमाइनी के मम्मी डैडी डेंटिस्ट है। हॉगवर्ट्स के गेमकीपर हैग्रिड ने घर पर बनाए रॉक केक की पूरी थैली भेज दी, लेकिन हैरी ने उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि हैग्रिड की पाक कला के बारे में उसके ज़्यादा अच्छे अनुभव नहीं थे। मिसेस वीजली ने अपने पारिवारिक उल्लू के साथ एक बड़ा फ्रूट केक और पेस्ट्रीज भेजी थी। बूढ़े और कमज़ोर एरल को इस यात्रा की थकान उतारने में पूरे 5 दिन लगे और फिर हैरी के बर्थडे पर, जिसे डर्सली परिवार पूरी तरह भूल गया था, उसे 4 बेहतरीन बर्थडे केक मिले जो रोन, हरमाइनी, हैग्रिड और सीरियस ने भेजे थे। हैरी के पास अब भी उनमें से 2 केक बचे थे, इसलिए वह शिकायत किए बिना ग्रेप फ्रूट खाता रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अपने कमरे में जाने के बाद वह डटकर नाश्ता कर सकता है। वर्नन अंकल ने अखबार को एक तरफ रखा और अपने ग्रेप फ्रूट के चौथाई हिस्से को बड़ी अरुचि से देखा। उन्होंने शिकायती अंदाज में पेटूनी आंटी से पूछा, बस इतना ही? पेटूनी आंटी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर डडली की तरफ इशारा किया, जो अपना ग्रेप फ्रूट का टुकड़ा खत्म कर चुका था और अपनी सुअर जैसी छोटी आंखों से हैरी के टुकड़े को हसरत से एक टक देख रहा था। वर्नन अंकल ने जोरदार आंख भरी, जिससे उनकी बड़ी घनी मूछें हिल गई। इसके बाद उन्होंने अपनी चम्मच उठाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वर्नन अंकल कुर्सी से उठकर हॉल की तरफ चल दिए। जब पेटूनी आंटी केतली में उलझी थी, तो मौके का फ़ायदा उठाकर डडली ने एक ही झटके से वर्नन अंकल का बचा हुआ ग्रेप फ्रूट चुरा लिया। हैरी ने सुना कि दरवाजे पर कोई हंस रहा था और वर्नन अंकल रूखेपन से उसकी बात का जवाब दे रहे थे। फिर सामने वाला दरवाज़ा बंद हो गया और हॉल से कागज़ फटने की आवाज़ आई। पेटूनी आंटी ने केतली टेबल पर रख दी और उत्सुकता से इंतज़ार करने लगी कि वर्नन अंकल क्या लेकर आए हैं। उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद ही वर्नन अंकल लौट आए। वे आंख बबूला दिख रहे थे। उन्होंने हैरी से गुर्रा कर कहा,
तुम ड्राइंग रूम में आओ अभी। हैरी इस बात से हैरान था कि इस बार उससे कौन सी गलती हो गई। बहरहाल वह उठकर खड़ा हुआ और वर्नन अंकल के पीछे पीछे किचन से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वर्नन अंकल ने दरवाजे को तेजी से बंद कर दिया। तो उन्होंने तेजी से अंगीठी की तरफ जाते हुए हैरी से कहा, जैसे वे उसे गिरफ्तार करने का आदेश सुनाने वाले हो। तो हैरी का यह पूछने का मन हुआ, तो क्या? लेकिन उसे वर्नन अंकल के गुस्से को सुबह सुबह जगाना ठीक नहीं लगा, खासतौर पर तब जब वे कम भोजन मिलने के कारण पहले से ही काफ़ी तनाव में थे। इसलिए वह अपने चेहरे पर विनम्रतापूर्वक हैरानी का भाव लेकर उन्हें देखता रहा। यह अभी आई है। वर्नन अंकल ने हैरी की तरफ एक बैंगनी कागज़ लहराते हुए कहा, चिट्ठी है तुम्हारे बारे में। हैरी की उलझन बढ़ गई। वर्नन अंकल को उसके बारे में कौन चिट्ठी लिख सकता है? उसका ऐसा कौन सा परिचित था जो पोस्टमैन के माध्यम से चिट्ठी भेजेगा? वर्नन अंकल ने हैरी को गुस्से से घूरा और फिर जोर से चिट्ठी पढ़ने लगे। डियर मिस्टर और मिसेस डर्सली, हमारा कभी परिचय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि हैरी ने आपको मेरे बेटे रॉन के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा। जैसा कि हैरी ने आपको बताया होगा, अगले सोमवार की रात को क्विडिच वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। मेरे पति अर्थात जादुई खेल विभाग के संपर्कों की बदौलत बढ़िया टिकट लाने में कामयाब हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हैरी को हमारे साथ मैच देखने जाने की इजाज़त देंगे, क्योंकि ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी कभार ही मिलता है। ब्रिटेन में 30 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा है और टिकट बड़ी मुश्किल से मिले हैं। अगर हैरी गर्मी की बची हुई छुट्टियों में हमारे घर रहेगा तो हमें खुशी होगी। हम उसे स्कूल जाने वाली ट्रेन में सुरक्षित बैठा देंगे। यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना जवाब हैरी को बता दें, ताकि वह सामान्य तरीके से हमें खबर कर दे। इसकी वजह यह है कि मगली पोस्टमैन हमारे घर पर आज तक एक भी चिट्ठी नहीं लाया है और मुझे लगता है उसे यह पता ही नहीं होगा कि हमारा घर कहाँ है। हैरी को जल्दी देखने की आशा में, आपकी मोली वीजली। पुनश्च मुझे आशा है कि हमने पर्याप्त टिकट लगा दिए होंगे। वर्नन अंकल ने चिट्ठी पढ़ना बंद करके अपना हाथ जेब में डाला और उसमें से एक चीज़ बाहर निकाली। वे गुर्रा कर बोले, इसे देखो। उनके हाथ में वह लिफाफा था जिसमें मिसेस वीजली की चिट्ठी आई थी। हैरी जोर से हंसने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पूरे लिफाफे पर टिकट ही टिकट लगे हुए थे। सिर्फ सामने की तरफ 1 इंच की जगह खाली छूटी थी, जिसमें मिसेस वीजली ने छोटे छोटे अक्षर में डर्सली दंपति का पता लिखा था। उन्होंने पर्याप्त टिकट तो लगाए हैं, हैरी ने इस तरह कहा जैसे मिसेस वीजली जैसी गलती कोई भी कर सकता था। वर्नन अंकल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पोस्टमैन बहुत हैरान था। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, वह जानने के लिए बेताब था कि यह चिट्ठी कहाँ से आई है, इसलिए उसने एक घंटी बजाई थी। उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। हैरी कुछ नहीं बोला। किसी और को यह समझ में नहीं आता कि वर्नन अंकल ज़्यादा टिकटों के बारे में इतने परेशान क्यों थे, लेकिन हैरी डर्सली परिवार के साथ बहुत लंबे समय से रह रहा था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वे लोग हर असामान्य बात के बारे में बहुत संवेदनशील है। डर्सली परिवार का सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं किसी को यह पता ना चल जाए कि उनका मिसेस वीजली जैसे लोगों के साथ किसी तरह का संबंध है, चाहे वह संबंध कितनी ही दूर का क्यों ना हो। वर्नन अंकल अब भी हैरी को गुस्से से घूर रहे थे। उधर हैरी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात या काम नहीं किया तो उसे ज़िंदगी की सबसे मज़ेदार चीज़ मिल सकती है। उसने वर्नन अंकल के कुछ कहने का इंतज़ार किया, लेकिन वे उसे लगातार घूरते रहे। आखिर हैरी ने खुद को ही खामोशी तोड़ने का फैसला किया। उसने पूछा, तो मैं उनके घर रहने जा सकता हूँ? वर्नन अंकल के बड़े बैंगनी चेहरे पर एक हल्की सी थिरकन दिखाई दी। उनकी मूंछें हिली। हैरी को पता था कि उनका दिमाग इस वक्त क्या सोच रहा होगा। वह जानता था कि वर्नन अंकल की 2 सबसे मूलभूत इच्छाओं में जमकर संघर्ष हो रहा होगा। हैरी को जाने की इजाज़त देने का मतलब हैरी को खुशी पहुंचाना था, और वर्नन अंकल 13 साल से इसके विरोध में काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हैरी को गर्मी की बाकी छुट्टियों में वीजली परिवार के यहाँ भेजने का मतलब यह भी था कि उन्हें उम्मीद से 2 सप्ताह पहले उससे छुटकारा मिल जाएगा। वर्नन अंकल हैरी को अपने घर में रहना कतई पसंद नहीं करते थे। सोचने का समय निकालने के लिए वे मिसेस वीजली की चिट्ठी की तरफ दोबारा देखने लगे। उन्होंने दस्तखत को हिकारत से घूरते हुए कहा, यह औरत कौन है? आपने देख चुके हैं, हैरी बोला। वे मेरे दोस्त रॉन की मम्मी हैं। पिछले टर्म के आखिर में वे उसे स्कूल की ट्रेन पर लेने आई थी। उसके मुंह से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस निकलने ही वाला था। बहरहाल उसने खुद को समय रहते रोक लिया, क्योंकि इसे उसके वर्नन अंकल का गुस्सा निश्चित रूप से भड़क सकता था। डर्सली परिवार में कोई भी हैरी के स्कूल का नाम जोर से नहीं लेता था। वर्नन अंकल ने अपने बड़े चेहरे को सिकोड़ लिया, जैसे वे कोई बहुत अप्रिय चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हो। वह गोल मटोल सी औरत, उन्होंने आखिरकार बड़बड़ा कर कहा, जिसके लाल बालों वाले ढेर सारे बच्चे थे। हैरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने सोचा, वर्नन अंकल किसी को गोल मटोल कैसे कह सकते हैं, जबकि उनका खुद का बेटा डडली आखिर उस मुकाम पर पहुंच गया था जिस दिशा में वह 3 साल की उम्र से चल रहा था। अब उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से ज़्यादा हो चुकी थी। वर्नन अंकल दोबारा चिट्ठी पढ़ने लगे। क्विडिच, उन्होंने धीरे से कहा। क्विडिच, यह क्या भला है? हैरी को दूसरी बार चिढ़ हुई। यह एक खेल है,
उसने रूखेपन से कहा, जो झाड़ुओं पर खेला जाता है। ठीक है, ठीक है, वर्नन अंकल ने जोर से कहा। हैरी को देखकर संतुष्टि मिली कि उसके अंकल अब थोड़ी दहशत में दिख रहे थे। यह साफ नजर आ रहा था कि वे अपने ड्राइंग रूम में झाड़ू शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर चिट्ठी पढ़ने में शरण ली। हैरी ने उनके होठों को यह शब्द पढ़ते सुना। आप अपना जवाब हैरी को बता दें ताकि वह सामान्य तरीके से हमें खबर कर दे। उनका मुंह बन गया। उन्होंने पूछा, सामान्य तरीके से? उनका क्या मतलब है? जो हम लोगों के लिए सामान्य है, हैरी ने कहा। और इससे पहले कि उसके अंकल उसे रोक पाते, उसने तुरंत कह दिया, उल्लू द्वारा चिट्ठी भेजना, यही जादूगर को सामान्य तरीका है। वर्नन अंकल इतने गुस्से में आ गए जैसे हैरी ने कोई बहुत ही गंदी बात कह दी हो। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने डरकर खिड़की की तरफ देखा, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि उनके पड़ोसी कांच पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होंगे। तुम्हें यह कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरे घर में किसी तरह की अजीब बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। उनके चेहरे का रंग अब गहरा जामुनी हो गया था। यह मत भूलो कि तुम यहाँ पर जिन कपड़ों में खड़े हो वे पैकिनी और मैंने तुम्हें दिए हैं। ये तो डडली की उतरन है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। यह सच भी था। इस समय वह जो शर्ट पहने था वह बहुत बड़ी थी। उसे इसकी आस्तीन 5 बार मोड़नी पड़ती थी, तब कहीं जाकर उसे अपने हाथ दिखते थे और वह उनका उपयोग कर पाता था। उसकी शर्ट इतनी लंबी थी कि उसकी बहुत चौड़ी जींस के घुटनों से भी नीचे तक पहुंच जाती थी। वर्नन अंकल ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं इस तरह की बात सहन नहीं करूंगा। लेकिन हैरी अब उनके तेवर झेलने के लिए तैयार नहीं था। अब वे दिन लद गए थे जब उसे मजबूरन डर्सली परिवार के हर मूर्खतापूर्ण नियम को मानना ही पड़ता था। वह डडली के डाइटिंग चार्ट का पालन नहीं कर रहा था और उसने यह ठान लिया था कि वर्नन अंकल चाहे जो कर ले, वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए जाकर ही रहेगा। एक गहरी सांस खींचकर हैरी बोला, ठीक है, तो आप मुझे वर्ल्ड कप देखने की इजाज़त नहीं देंगे? क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैं अपने गॉडफादर सीरियस को चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसने तुरुप का पत्ता चल दिया था। उसने जादुई शब्द कह दिए थे। उसने देखा कि वर्नन अंकल के चेहरे से बैंगनी रंग उड़ गया और ये बुरी तरह से फिटी हुई ब्लैक करंट आइसक्रीम के रंग का दिखने लगा। तुम उन्हें चिट्ठी लिख रहे हो? वर्नन अंकल ने पूछा। हालांकि वे अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखों की पुतलियाँ अचानक डर के मारे सिकुड़ गई थी। जी हाँ, हैरी ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया। मैंने उन्हें काफ़ी समय से चिट्ठी नहीं लिखी है। आप जानते हैं, अगर उन्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली तो वे सोचेंगे कि मुझे कुछ हो गया है। हैरी इन शब्दों से पढ़ने वाले प्रभाव का आनंद लेने के लिए ठहर गया। उसे पता था कि वर्नन अंकल के मोटे काले और मांग निकले बालों के नीचे मौजूद दिमाग क्या सोच रहा होगा। अगर उन्होंने हैरी को चिट्ठी नहीं भेजने दी तो सीरियस यह सोचने लगेगा कि हैरी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। दूसरी तरफ अगर उन्होंने चिट्ठी भेजने दी तो हैरी सीरियस को यह बता देगा कि वे लोग हैरी को क्विडिच वर्ल्ड कप में नहीं जाने दे रहे हैं, और इस तरह सीरियस को पता चल जाएगा कि हैरी के साथ सचमुच बुरा बर्ताव हो रहा है। वर्नन अंकल अब एक ही काम कर सकते थे। हैरी को उनके चेहरे पर उनका फैसला इतनी ही स्पष्टता से दिख गया कि जैसे उनकी घनी मूंछों वाला चेहरा आईना हो। हैरी ने अपनी मुस्कुराहट रोकने और अपने चेहरे को सपाट रखने की कोशिश की, और फिर, अच्छा तो ठीक है, तुम इस घटिया, इस बेहुदा, इस वर्ल्ड कप वाली चीज़ में जा सकते हो। तुम इन वीजली लोगों से कह देना कि वे तुम्हें यहाँ से ले जाए। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हें देश भर में छोड़ने जा सकूँ, और तुम बाकी की छुट्टियाँ भी वहीं बिताना। और तुम अपने गॉडफादर को बता देना, उन्हें बता देना कि हमने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। ठीक है, हैरी ने खुशी से झूमते हुए कहा। वह मुड़ा और ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ चल दिया। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह हवा में उछलकर नाचने लगे। वह जा रहा है, वह वीजली परिवार के यहाँ रहने जा रहा है, वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। बाहर हॉल में वह डडली से टकराते टकराते बचा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि हैरी को जमकर डांट पड़ेगी, जिसे सुनकर उसे मजा आएगा। बहरहाल हैरी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह सदमे में आ गया। कितना बढ़िया नाश्ता था, है ना? हैरी बोला। मेरा तो पेट भर गया, और तुम्हारा? डडली के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर हैरी हंस दिया। फिर एक बार में 3-3 सीढ़ियाँ लांघकर वह जल्दी से अपने बेडरूम में घुस गया। उसे सबसे पहले हेडविग दिखाई दी, जो वापस लौट आई थी। वह पिंजरे में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से हैरी को घूर रही थी। वह अपनी चोंच इस तरह कुटकुटा रही थी जैसे वह किसी चीड़ से चिढ़ रही हो। जल्दी हैरी को पता चल गया कि वह किस बात से चिढ़ रही थी। आउच! हैरी बोला। एक छोटी भूरी पंख वाली टेनिस बॉल जैसी चीज़ हैरी के सिर से टकराई। हैरी अपने सिर को कसकर मलते हुए देखने लगा कि उससे कौन सी चीज़ टकराई थी। उसे एक उल्लू दिखा, जो इतना छोटा था कि उसकी मुट्ठी में आ सकता था। वह किसी पटाखे की तरह रोमांचित होकर पूरे कमरे में उड़ रहा था। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि उल्लू ने उसके पैरों पर एक चिट्ठी टपका दी है। हैरी नीचे झुका। वह लिफाफे पर रोन की लिखावट पहचान गया और उसने उसे खोल लिया।
अंदर जल्दी में लिखी गई एक चिट्ठी थी। हैरी, डैडी को टिकट मिल गए हैं आयरलैंड और बुल्गारिया का मैच सोमवार रात को। मम्मी मुगलों को चिट्ठी लिख रही है ताकि तुम्हें हमारे यहाँ रहने के लिए बुला सके। उन्हें शायद मम्मी की चिट्ठी मिल चुकी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुगलों की डाक कितनी देर में पहुँचती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पिक के हाथ यह खबर भिजवा दूँ। हैरी ने पिक शब्द को घूरा और फिर उस छोटे उल्लू को देखा जो अब छत पर लगे लैम्प शेड के चारों तरफ घूम रहा था। वह कहीं से भी सुअर जैसा नहीं लग रहा था। शायद उसे रोन की लिखावट ठीक से समझ में नहीं आई होगी। चिट्ठी में आगे लिखा था, मगलू को अच्छा लगे या ना लगे, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम वर्ल्ड कप देखने का अवसर कैसे छोड़ सकते हो? मम्मी डैडी का कहना है कि पहले इजाज़त मांगने का नाटक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वे हाँ कर देते तो तुम पिक के माध्यम से फ़ौरन जवाब भेज देना। हम तुम्हें रविवार को 5 बजे लेने आ जाएंगे। अगर वे ना कहते तो भी तुम पिक को फ़ौरन भेज देना और हम तुम्हें फिर रविवार को 5 बजे लेने आएंगे। हरमानी आज दोपहर को आ रही है। पर्सी को अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग में नौकरी मिल गई है। यहाँ आने के बाद उसके सामने विदेश के बारे में कोई बात मत छेड़ना, वरना वह तुम्हें बोर कर देगा। जल्दी मिलते हैं, रोन। शांत हो जाओ, हैरी बोला जब छोटा उल्लू उसके सिर पर मंडराने लगा। वह तेज़ी से चीं चीं कर रहा था। हैरी को लगा कि शायद वह इस बात पर गर्व कर रहा था कि उसने सही व्यक्ति तक चिट्ठी पहुंचा दी है। यहाँ और मेरा जवाब लेते जाओ। उल्लू डरकर हेडविग के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। हेडविग ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कह रही हो ज़रा और पास आने की हिम्मत तो करो। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम उठाई और नए चंपत्र पर चिट्ठी लिखने लगा। रोन, सब कुछ ठीक है। मगलू ने जाने की इजाज़त दे दी है। कल 5 बजे मिलते हैं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, हैरी। उसने चिट्ठी को मोड़कर बहुत छोटा कर दिया और उसे छोटे उल्लू के पैर से बांध दिया। उसे इस काम में बहुत मुश्किल आई क्योंकि उल्लू रोमांच के कारण इधर उधर फुदक रहा था। जिस पर चिट्ठी बंद गई, उल्लू उड़कर खिड़की से बाहर निकला और ओझल हो गया। हैरी हेडविग की तरफ मुड़ा। उसने उससे पूछा, लंबे सफ़र पर जाने के बारे में क्या विचार है? हेडविग ने गरिमापूर्ण ढंग से आवाज़ निकाली, तुम ये चिट्ठी सीरीज तक ले जाओगी? उसने अपनी चिट्ठी उठाते हुए कहा, लेकिन ज़रा ठहरो, मुझे इसमें कुछ और लिखना है। उसने दोबारा चरणपत्र खोला और जल्दी से कुछ लाइनें जोड़ने लगा। अगर तुम मुझे चिट्ठी लिखो तो मेरे दोस्त रोन के घर भेजना। गर्मी की बची हुई छुट्टियों में मैं वहीं रहूँगा। उसके डैडी क्विडिच वर्ल्ड कप के टिकट ले आए हैं। फिर उसने हेडविग के पैर में चिट्ठी बांध दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे बताना चाहती हूँ कि चिट्ठी पहुँचाने वाले उल्लू को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हैरी ने उससे कहा, जब तुम वापस लौटोगी तो मैं रोन के यहाँ मिलूँगा, ठीक है? हेडविग ने प्यार से उसकी उंगली पर चोंच मारी। इसके बाद वह अपने बड़े पंख फैलाकर खुली खिड़की से बाहर उड़ गई। हैरी ने उसे ओझल होते देखा और फिर रेंगकर अपने पलंग के नीचे घुस गया। उसने फर्श के ढीले बोर्ड को हटाकर अंदर से बर्थडे केक का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। वह फर्श पर बैठकर उसे खाने लगा और आनंद की लहरों में डूब गया जो उसके अंदर बाढ़ की तरह लहरा रही थी। उसके पास केक था, जबकि डडली के पास ग्रेपफ्रूट के सिवाय और कुछ नहीं था। गर्मी का सुहाना दिन था। वह कल प्रिवेट ड्राइव छोड़कर जाने वाला था। उसके घाव का निशान एक बार फिर सामान्य हो गया था और वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। इस समय उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं हो सकती थी, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भी नहीं।